In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am मोहम्मद आसिफ चौधरी। तो हमारी एक जो कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 की लेक्चर्स की सीरीज चल रही थी, उसमें आज 5वां लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर है इन कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड। मैंने पहले में लेक्चर में भी कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस के फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने इस नोटिफिकेशन का जिक्र किया था, जिसके तहत सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेगुलेशंस इशू करता है रिगार्डिंग द कंपनीज़ के रूल एंड रेगुलेशन। तो इसके लिए कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो नोटिफिकेशन हुआ था वो भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया। इस SRO का नंबर है 1163 2019, जो इशू हुआ 25 सितंबर 2019 को। तो इससे पहले जो चल रहा था वो एक कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा था, तो उसको इसने रिपील किया या इसके बाद ये शुरू हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम इसके रेगुलेशन नंबर 31 का जिक्र करेंगे, जिसमें इंटरनल ऑडिट का जिक्र आता है। कंपोजिशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन के इंटरनल ऑडिट फंक्शन को किस तरह से बनाया जाएगा, किस तरह बनेगा। देयर शैल बी एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन एवरी कंपनी। तो एक तो ये है कि हर कंपनी में इंटरनल ऑडिट का फंक्शन होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शैल functionally reported to the audit committee and administratively to chief executive officer, and his performance appraisal shall be done jointly by the chairman of the audit committee and the chief executive officer। तो जो इंटरनल ऑडिट का हेड होगा वो जो फंक्शंस के हवाले से रिपोर्ट करेगा वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली उसे कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से CEO को रिपोर्ट करेगा। तो जो उसकी परफॉर्मेंस की अप्रेजल है वो दोनों जॉइंटली करेंगे, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड CEO दोनों मिलकर उसकी अप्रेजल करेंगे। No director on the board shall be appointed in any capacity in the internal audit function of the company। तो इंटरनल ऑडिट ऑफ द कंपनी का जो फंक्शन है उसमें कोई भी बोर्ड का डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट नहीं होगा। ये भी रेगुलेशन एज पर 31 रेगुलेशन 31 है। द बोर्ड शैल इंश्योर दैट द इंटरनल ऑडिट टीम कंप्राइजेज ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑफ रेलेवेंट डिसिप्लिन्स इन ऑर्डर टू कवर ऑल मेजर हेड्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय द कंपनी। तो बोर्ड को इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इंटरनल ऑडिट टीम बन रही है, जो इंटरनल ऑडिट की टीम हम बना रहे हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तमाम वो जो कंपनी की रेलेवेंट फील्ड्स हैं उनकी कंपनी तमाम डिसिप्लिन्स जो हैं कंपनी के, उनकी इसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि मेजर अकाउंट ऑफ हेड जो मेंटेन हो रहे हैं वो सारे उसके नॉलेज में होने चाहिए। द कंपनी शैल इंश्योर दैट हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट इज suitably qualified, experienced and conversant with the company's policies and procedures। तो एक कंपनी को ये चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है वो एक तो सूटेबली क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजर्बाकार होना चाहिए इसका, और वो बात कन्वे कर सके, कन्वर्सेंट होना चाहिए एंड और विद द किसके साथ, कंपनीज की जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर हैं उनके साथ होना चाहिए। नंबर 6 क्लास इसकी है, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन होलली और पार्शली मे बी आउटसोर्स बाय द कंपनी। हाँ, ये भी एक इसमें क्लास है कि इंटरनल ऑडिट का टोटल जो फंक्शन है वो आउटसोर्स कर दिया जाए, किसी को बाहर किसी कंपनी को दे दिया जाए टू अ प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म आर द परफॉर्म्ड बाय द internal audit staff of holding company, and in lieu of outsourcing the company shall appoint a designate a full-time employee other than the chief financial officer as a head of internal audit holding the equivalent qualification prescribed under these regulations to act as a coordinator between the firm providing internal audit services and the board। तो जब
आउटसोर्स कर दिया जाएगा इंटरनल ऑडिट किसी कंपनी को, वो कंपनी जो इस लायबल हो, जो ऑडिट कर सकती हो, इंटरनल ऑडिट कर सकती हो। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा, एक पर्सन जो है जो कि सीईओ नहीं होगा, उसको इंटरनल ऑडिट का हेड बना दिया जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसका जो मेन फंक्शन होगा वो बोर्ड के और उस सोर्स कंपनी जिसको हमने आउट ऑफ सोर्स किया हुआ है उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करेगा वो। तो इसके लिए एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वाइल आउटसोर्सिंग द फंक्शन द कंपनी शैल नॉट अपॉइंट इन existing external auditor or any of the associated company or associated undertaking as internal auditor। तो इसका प्रोवाइजो ये है कि कोई भी ऐसे आपके जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स को एज ए इंटरनल ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया जाएगा, या किसी एसोसिएट को एज ए इंटरनल ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया जाएगा, या कोई अंडरटेकिंग जो है वो एसोसिएट हो उसको नहीं अपॉइंट किया जाएगा। सेवंथ है, ऑल द कंपनी शैल इंश्योर दैट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स आर प्रोवाइडेड फॉर द रिव्यू ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर। हाँ, तो तमाम कंपनीज को जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट्स हैं वो एक्सटर्नल ऑडिट को रिव्यू के लिए दिए जाएं, ताकि वो ऑडिट करने में उनको कोई प्रॉब्लम्स अगर हैं उनको वो भी नॉलेज में आ जाए कि ये भी पैरामीटर्स हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं। The auditors shall discuss any major finding in relation to report with the audit committee, which shall report matters of the significance to the board। तो जो ऑडिटर्स होंगे अगर कोई मेजर फाइंडिंग्स उनकी हैं और वो मेजर फाइंडिंग्स जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी, रिपोर्ट की जाएंगी ऑडिट कमेटी को, तो ऑडिट कमेटी जो है इसको सिग्निफिकेंस जो है बोर्ड के सामने पेश करेगी। तो पहले था इंटरनल ऑडिट, अब नेक्स्ट आ गया एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट के लिए क्या होगा, इसके लिए रेगुलेशन 32 है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर, कि एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या कंडीशन होंगी, क्या टर्म्स होंगी, क्या शराइत होंगी जिसकी बेस पे एक्सटर्नल ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाएगा। फर्स्ट वन इज इट इज़ मैंडेटरी। अब जिनके साथ आ रहा है मैंडेटरी तो वो ज़रूरी होता है। इट इज़ मैंडेटरी दैट नो कंपनी शैल अपॉइंट एन एक्सटर्नल ऑडिटर a firm of auditor which has not been given a satisfactory rating under the quality control review program of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan। पहली बात तो ये है कि किसी भी ऐसी कंपनी को एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू ना मिला हो, तो उस किसी को भी नहीं किया जाएगा, पहली बात तो है। एंड दूसरा ये है कि रजिस्टर्ड विद द ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान अंडर सेक्शन 361 ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1971। कि अगर दूसरी बात यह है कि वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रजिस्टर्ड ना हो, तो उसको भी सिलेक्ट एक्सटर्नल ऑडिट एज एक्सटर्नल ऑडिट नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। सेकंड है, इट इज़ मैंडेटरी दैट नो कंपनी शैल अपॉइंट एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर ए फर्म ऑफ ऑडिटर विच आर अ पार्टनर विच इज़ नॉन कंप्लाइंट विद द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट गाइडलाइन ऑन द कोड्स एथिक्स एज अडॉप्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो उस फर्म को भी नहीं इंगेज किया जाएगा जो फर्म जो अकाउंट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की गाइडलाइन के कोड ऑफ एथिक्स की नहीं पाबंदी करती। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अडॉप्ट करता है, अगर वो भी नहीं करेगी तो उसको भी एंगेज नहीं किया जाएगा ऑडिट के लिए। थर्ड वन है, इट इज़ मैंडेटरी दैट द बोर्ड ऑफ अ कंपनी शैल रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंड इट्स रेम्यूनरेशन एज suggested by the audit committee and such recommendation shall be included in the director's report। तो जो ये भी मैंडेटरी है कि जब कोई कंपनी इसको रिकमेंड करेगी किसी भी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की, तो वो रिकमेंडेशन जो होंगी वो इसकी ऑडिट कमेटी की बेस पे होंगी और उसकी जो रेम्यूनरेशन जो होंगी वो भी वो सिलेक्ट करेंगे और इस चीज़ को ऑडिट डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। And in case remuneration for the appointment of the auditors is other than the retiring auditors, the reasons for the same shall be included in the director report। हाँ जी, अगर के अब नई जो एक्सटर्नल ऑडिटर आए हैं उनकी जो
हम उनको जो पे कर रहे हैं, उनका जो पैकेज है वो जो पिछले रिटायर्ड हुए हैं ऑडिटर्स उनसे ज़्यादा है या कोई मुख्तलिफ है, तो उसको भी ऑडिट डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन करना होगा कि क्या रीज़न थी कि इसको क्यों इस तरह से किया है। फोर्थ वन है, इट इज़ मैंडेटरी दैट नो कंपनी शैल अपॉइंट इट्स एक्सटर्नल ऑडिटर टू प्रोवाइड द सर्विसेज इन एडिशन टू ऑडिट expect in accordance with these regulations and shall require to auditors to observe the applicable international federation of accounting guideline in this regard। तो जो हम एक्सटर्नल ऑडिट, ये भी मैंडेटरी है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किए जाएंगे उनसे कोई अदर सर्विसेज नहीं ली जाएगी को जो कि इसकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की गाइडलाइंस में दिया गया है। इसमें फिफ्थ वन है, इट इज़ मैंडेटरी दैट कंपनी शैल इंश्योर दैट ऑडिटर्स डू नॉट परफॉर्म मैनेजमेंट फंक्शन और मेक मैनेजमेंट डिसीजंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच रिमेन्स विद द बोर्ड एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये भी मैंडेटरी है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होंगे वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, मैनेजमेंट के फंक्शन नहीं करेंगे और ना ही मैनेजमेंट के डिसीजन बोर्ड ऑफ कंपनी को देंगे। It is mandatory that no company shall appoint a person as an external auditor or a person involved in the audit of the company who is close relative, spouse, parents, dependents or non-dependent children of the chief executive officer, chief financial officer and the head of internal audit, the company secretary or the directors of the company। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी कंपनी जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती अगर वो इनमें से किसी के भी क्लोज रिलेटिव हो, उसके स्पाउस हो, पेरेंट्स हो, चिल्ड्रन हो। किन किन के? एक तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के, सीईओ के, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के, कंपनी सेक्रेटरी के, इंटरनल ऑडिट के हेड के या किसी डायरेक्टर के। तो ये क्लोज रिलेटिव्स हैं, जिनमें क्लोज रिलेटिव्स में स्पाउस, पेरेंट, डिपेंडेंट एंड नॉन डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात की है कि ये अगर किसी इन सब में से किसी के होंगे तो उनको भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इट इज़ मैंडेटरी दैट एवरी कंपनी रिक्वायर्स द एक्सटर्नल ऑडिटर टू फर्निश द मैनेजमेंट लेटर टू इट्स बोर्ड विद इन 45 डे ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो जब ये ज़रूरी है कि जब ऑडिट क्लोज हो जाए और ऑडिट रिपोर्ट बन जाए तो उसके विद इन 45 डेज जो है वो मैनेजमेंट लेटर देना ज़रूरी है एक्सटर्नल ऑडिटर को। प्रोवाइडेड दैट एनी मैटर्स डीम सिग्निफिकेंट बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग टू द बोर्ड प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ द ऑडिटेड अकाउंट ऑफ द बोर्ड। तो जब बोर्ड के पास अकाउंट पहुंच जाएंगे ऑडिट होने के लिए, साइन होने के लिए, तो उससे पहले ये ज़रूरी है एक्सटर्नल ऑडिट के ऑडिटर्स के लिए कि अगर कोई सिग्निफिकेंट उसमें मेजर चेंजेस हैं या मेजर एडजस्टमेंट्स हैं तो वो जो बोर्ड को वो मेंशन करें कि ये मेजर हैं, तो ऑडिट रिपोर्ट इसके बाद साइन की जाए इन मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस के बाद। नेक्स्ट क्लास है रेगुलेशन है 33 और उसकी रोटेशन ऑफ द ऑडिटर्स के ऑडिटर्स को कब रोटेट किया जाएगा, पहले के बाद दूसरे ऑडिटर्स कब आएंगे या एक ही कंपनी ऑडिट करती रहेगी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके फर्स्ट वन है, इट इज़ मैंडेटरी दैट ऑल लिस्टेड कंपनी इन द फाइनेंशियल सेक्टर शैल चेंज देयर एक्सटर्नल ऑडिटर एवरी 5 ईयर। के फाइनेंशियल सेक्टर में तमाम कंपनीज को चाहिए कि वो अपने ऑडिटर जो हैं हर 5 साल बाद चेंज करें, हर 5 साल बाद नई ऑडिट कंपनी को एंगेज करें। प्रोवाइडेड दैट ऑल इंटर रिलेटेड कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो इंटर रिलेटेड हैं या ऐसे इंस्टीट्यूट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही हैं, हैज़ अपॉइंट द सेम फर्म ऑफ ऑडिट टू कंडक्ट द ऑडिट फॉर देयर अकाउंट्स। वो अपॉइंट कर सकती हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज अगर दे रही हैं तो वो अपने ऑडिटर्स जो है ना वो अपॉइंट कर सकती हैं। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है कि फाइनेंशियल सेक्टर फॉर दिस पर्पज़ मीन्स फाइनेंशियल सेक्टर कौन सा हो सकता है, इसमें बैंक्स हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो सकती हैं, एनबीएफसीज हो सकती हैं, मुदारबाज एंड इंश्योरेंस, तकाफल एंड इंश्योरेंस कंपनीज जो हो सकती हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में ये बताया गया है। सेकंड वन है, इट इज़ मैंडेटरी दैट ऑल लिस्टेड कंपनी अदर दैन दीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर शैल एट द मिनिमम रोटेट द एंगेजमेंट पार्टनर आफ्टर 5 ईयर।
तो बाकी जो कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एट लीस्ट उसमें एक जो पार्टनर है, मिनिमम रोटेट द एंगेजमेंट पार्टनर जो है ना, वो एट लीस्ट यानी कि उसके 3 4 5 6 पार्टनर हैं किसी फर्म के, तो उस फर्म में एक पार्टनर जो मेन पार्टनर का किरदार अदा कर रहा है उसको रोटेट कर दिया जाए, दूसरा पार्टनर आ जाए, फर्म में भी सेम रहे लेकिन पार्टनर दूसरे के नाम से मैनेजमेंट लेटर इशू हो। तो ये दूसरी कंपनीज कर सकती हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा। प्रोवाइडेड दैट इन केस द ऑडिट फर्म इज सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर ऐसी ऑडिट फर्म है जिसमें एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सोल प्रोप्राइटर है, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स सच ऑडिट फर्म शैल बी चेंज, तो फिर उस चक्कर में उस फर्म को चेंज कंप्लीट किया जाएगा। अगर सिर्फ एक ही सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, अगर उसमें 2 3 या 4 हैं तो इसमें यह हो सकता है कि वो एंगेजमेंट पार्टनर जो है एक चेंज करके दूसरे में दूसरी दफ़ा आ सकता है। रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स के बारे में हमारी क्लास या रेगुलेशन 34 है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है कि वो क्या होता है। द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी पब्लिश्ड एंड सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद द डायरेक्टर्स व्यू ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, के हर क्वार्टर के बाद मीन एवरी आफ्टर 3 महीने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ऑफ द कंपनी हैं उनको पब्लिश किया जाएगा और सर्कुलेट किया जाएगा, किसके साथ, डायरेक्टर्स व्यू ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनीज, के डायरेक्टर भी अपनी रिपोर्ट इस पे देंगे और उनके व्यूज़ के साथ किया जाएगा। द डायरेक्टर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, डायरेक्टर में रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, के ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, टोटल मेल डायरेक्टर्स कितने हैं, फीमेल डायरेक्टर्स कितने हैं। देन द कंपोजिशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, के बोर्ड किस तरह से कंपोज किया गया है, कौन कौन से डायरेक्टर उसमें शामिल किए गए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने हैं, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर कितने हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर कितने हैं और फीमेल डायरेक्टर्स कितने हैं। तो इस तरह से डिस्क्लोजर दिया जाएगा। थर्ड वन है द नेम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड्स कमेटी, तो बोर्ड्स कमेटी के जो मेंबर हैं उनके नाम भी दिए जाएंगे। द डायरेक्टर इन देयर रिपोर्ट टू द मेंबर शैल स्टेट द रेम्यूनरेशन पॉलिसी ऑफ द नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज approved by the board, which shall also include disclosing the significant features and elements thereof। तो डायरेक्टर्स जो हैं अपनी रिपोर्ट में ये भी बताएंगे कि क्या पैकेज उनको दिया जा रहा है, क्या फैसिलिटीज़ की दी जा रही हैं, क्या रेमोरेशंस दी जा रही हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ये भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में शामिल होगा। थर्ड वन है द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट शैल कंटेन अ डिटेल ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन सेपरेटली, तो जो एनुअल रिपोर्ट होगी उसमें जो डिटेल ऑफ रेम्यूनरेशन है वो अलहदा से, जो पैकेज की डिटेल है वो अलहदा से दी जाएगी ऑफ द एग्जेक्टिव्स एंड नॉन एग्जेक्टिव्स डायरेक्टर, जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर होंगे और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होंगे, जिसमें इंक्लूडिंग हो गए सैलरी, फी, परक्विजिट्स, बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस लिंकेज ऑफ इंसेंटिव हैं। Companies are encouraged to provide the aforesaid detail or remuneration of individual director in annual report। तो ये है कि उनके एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की जितनी भी रेम्यूनरेशन है, जिसमें सैलरी होगी, उनके बोनसेस होंगे, उनके फैसिलिटीज़ दी होंगी, परक्विजिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, व्हाटसोएवर, वो सारी चीज़ें जो है दी जाएंगी। और इसमें वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी हर डायरेक्टर का दे दे तो ये उनको इनकरेज किया जाएगा, ये एक अच्छी बात है। तो अब डिस्क्लोजर ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ ऑन द वेबसाइट्स के बारे में आ रहा है। हमारा रेगुलेशन 35 है जिसमें कहते हैं द कंपनी में पोस्ट द फॉलोइंग ऑन वेबसाइट, कि ये चीज़ें वो अपनी वेबसाइट पे रखे। कौन कौन सी चीज़ें हैं, की एलिमेंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिट्स टू द फॉलोइंग, यानी कि सारे उसके की एलिमेंट्स होने चाहिए, सारी जो अहम चीज़ें हैं वो वेबसाइट पे होनी चाहिए। कहते हैं जी ये सिर्फ फॉलोइंग नहीं, इसके ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ गुड। फर्स्ट वन है कम्युनिकेशन एंड डिस्क्लोजर पॉलिसी, कम्युनिकेशन और डिस्क्लोजर की क्या पॉलिसी है ये बताई जाए अपनी वेबसाइट पे। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजमेंट एंड अदर एम्प्लॉइज़ के साथ कोड ऑफ कंडक्ट जो हो रहा है मेंबर के साथ, बोर्ड के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट के साथ, वो भी बताया जाए। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिस्क जो है वो सबसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे अहम काम है कि रिस्क को कंट्रोल करना।
तो रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को रिड्यूस करना, ये सबसे अहम है। तो इसलिए जो है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो भी वेबसाइट पे होनी चाहिए। इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी भी, क्योंकि ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंट्रोल का है काम, तो वो भी बताएं। एंड विसल ब्लोइंग पॉलिसी के उसको कौन किस तरह से बताएगा, और अंदर की जो कोई अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कहीं थेफ्ट हो रही है, तो उसके बारे में अगर कोई विसल ब्लोइंग करेगा, बताएगा कंपनी को, तो उसकी भी पॉलिसी होनी चाहिए। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर की बात कर रहे हैं, सीएसआर होनी चाहिए जिसमें सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड होना चाहिए, जो सबसे अहम काम है इसका कारपोरेट गवर्नेंस का। फिर एनवायरनमेंट के रिलेटेड डिस्क्लोजर होना चाहिए कि कंपनी एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रही है, किस तरह से इन्वेस्ट कर रही है, कितना इन्वेस्ट कर रही है। फिर उसके बाद सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, सोशल, एंड देन द गवर्नेंस रिलेटेड पॉलिसी जो है ये सारी डिस्क्लोजर में होनी चाहिए। पॉलिसीज फॉर द प्रोमोगेटिंग DE एंड I एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हरासमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट के रिलेटेड काम हो रहा है उसकी भी पॉलिसीज देनी चाहिए कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द बोर्ड कमेटी इंक्लूडिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो जो ब्रीफ सिनॉप्सिस हैं वो रेफरेंस के वो क्या क्या चीज़ें होंगी कमेटीज़ की। एक तो ऑडिट कमेटी है, HR एंड रेम्यूनरेशन कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने पहले इन सारी कमेटीज़ को डिस्कस कर लिया था और डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। की एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पॉलिसी जो है ये भी इसका हिस्सा होनी चाहिए। कंप्लायंस स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिव्यू की अगर हम बात करें तो इसमें इट इज़ मैंडेटरी दैट कंपनी शैल पब्लिश एंड सर्कुलेट अ स्टेटमेंट as given under Annexure A to these regulations along with the annual report and set out the statutes of their compliance with the requirement of these regulations, and said statement shall be specific of the support of the necessary explanation। कि ये मैंडेटरी है कि कंपनी एक इन रेगुलेशंस के बाद एक एनेक्चर है जिसमें पूरी रिपोर्ट दी जाती है कि जो चीफ एग्जेक्टिव की तरफ से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को जाती है कि ये रेगुलेशंस जो हैं इनको हम पाबंदी कर रहे हैं और इस पे हम काम कर रहे हैं। इट इज़ मैंडेटरी दैट द कंपनी शैल इंश्योर दैट द स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज इज रिव्यूड एंड सर्टिफाइड बाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एज पर रेलेवेंट रेगुलेशन बाय द कमीशन। तो जिसमें यह भी बताया जाए कि हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने इसको रिव्यू किया है और उसको देखा है। It is mandatory that the statutory auditor of the company shall highlight any of non-compliance with these regulation and their view report। तो अगर उसमें statutory auditors जो हैं वो अगर देखते हैं कि इसमें कहीं नॉन कंप्लाइंस हो रही है तो वो उस नॉन कंप्लाइंस के रिलेटेड जो है वो अपनी व्यू पॉइंट दे सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं। तो अब आ गए हैं कुछ मिसलिनियस रेगुलेशंस थे, उनको भी हम देख लेते हैं कि 37 रेगुलेशन नंबर 37 है वो पेनल्टीज़ के रिलेटेड है। कि कहते हैं कि जी ये जो हमने जितने भी रेगुलेशंस पढ़े हैं या जितने भी रेगुलेशंस की बात की है, हुज एवर फेल टू रिफ्यूज़ द कंप्लाई विद द कंट्रावेन ऑफ द रेगुलेशन, अगर उनमें से 3rd 1, 6, 7, 8, 27, 32, 33 एंड 36 ऑफ दीज रेगुलेशंस की अगर कोई कंट्रावेन करता है, शैल बी पनिश्ड विद द पेनल्टी एज प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 512 ऑफ द एक्ट। यानी कि इस एक्ट के कंपनी एक्ट 2017 का जो है इसके जो के सेक्शन 512 के मुताबिक उसको पनिशमेंट दी जाएगी या पेनल्टीज़ देनी पड़ेगी। इसी तरह हमारी क्लास रेगुलेशन नंबर 38 है, रिलैक्सेशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट of the regulations where the commission is satisfied that it is not practicable by the company with any of the mandatory requirement of the regulation। कि अगर कमीशन देखता है, कमीशन मीन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि ये जो रेगुलेशंस हैं ये प्रैक्टिसेबल नहीं है और कंपनी इनको नहीं फॉलो कर सकती, तो देन ये जो रेगुलेशन दिए हुए हैं इन रेगुलेशन की इट मे बी फॉर द रीज़न टू बी recorded in writing on the appointment by the company extend to the time of the compliance of the same subject to such condition as it may deem fit। तो इसमें उसको रिलैक्स भी कर सकती है। रिपील एंड सेविंग्स, व्हाट इज़ रिपील मीन, ये है कि वो मनसूख हो जाएगा कौन सा, द लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन
2017 हेयर इन आफ्टर कॉल्ड एज रिपील्ड रेगुलेशन शेल स्टैंड रिपील्ड, कि अब जब के ये रेगुलेशन आ गए कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी के 2019 आ गए, तो इसके बाद जो 17 हैं वो रिपील्ड हो जाएंगे, वो मनसूख हो जाएंगे, अब उनका जो है करदार नहीं रहेगा जब ये नए आ गए हैं। प्रोवाइडेड दैट रिपील ऑफ द रिपील्ड रेगुलेशन शेल नॉट, तो जो रिपील्ड रेगुलेशन हो गए हैं वो नहीं करेंगे, क्या चीज़ नहीं करेंगे इसके बारे में कुछ दिए हुए हैं। रिवाइव एनीथिंग नॉट फोर्स एट द टाइम विच द रिपील टेक effect of the previous operations of the repealed regulation or anything duly done and suffered thereunder, के उसकी वजह से कुछ अगर हुआ है तो उसका अफेक्ट अब नहीं होगा। अफेक्ट एनी राइट प्रिविलेज ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटी acquired on included under the respect of the said repealed regulation को, उसको भी ये नॉट अफेक्ट करेगी जो पहली रेगुलेशंस के तहत ली जा चुकी हैं। अफेक्ट एनी पेनल्टी इम्पोज forfeiters and the punishment incurred respect of the offence committed against the violation of repealed regulations, तो उसको भी अफेक्ट नहीं करेगी जो पहले पेनल्टीज उस वक्त के रिपील्स के मुताबिक लग चुकी है। एंड अफेक्ट एनी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ रेमडी इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशंस लाइबिलिटी पेनल्टी फॉरफिटर पनिशमेंट मीन, ये सारी चीज़ें जो हैं पहले अगर हो गई हैं तो उनका ये अफेक्ट अब नहीं करेगा। सेकंड वन है सेव एज अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइड नथिंग इन दीज रेगुलेशन शेल अफेक्ट आर डीम्स टू अफेक्ट एनी एक्शन टेकन ऑर्डर इशू एप्लीकेशंस रिसीव्ड रिलैक्सेशन ग्रांटेड अनलेस विदड्रॉन फी पेड आर एक्यूज्ड resolutions passed directed under the repealed regulation shall it is forced that effective date of these regulations and not inconsistent with the provision of these regulations shall continue to be in force and have effect as it is were respectfully taken made direct receive पास्ट गिवन एग्जीक्यूटेड इशू अंडर दीज रेगुलेशंस। तो इनके रेगुलेशंस जो पिछले हैं उनको पिछले का देखा जाएगा, आगे जब से ये रेगुलेशंस न्यू आ जाएंगे तो इनके मुताबिक सारे एक्शन लिए जाएंगे, विदड्रॉ किए जाएंगे, जो भी एक्शन लेना है तो इन रेगुलेशंस के मुताबिक होगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये आज हमारा लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस 2019 जो है उसका पार्ट 5 था, और इस तरह से सारे हमारे क्लोज हो गए और सारा हमने कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ लिया है। मैंने अपनी कोशिश की एक्सप्लेन करने की, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इसी तरह नॉलेज गेन करते रहेंगे हर चीज़ का। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस चीज़ को सीखें तो आप हमारे YouTube चैनल पे ये अवेलेबल है लेक्चर, तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो उस पर कमेंट करें तो हम उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।